हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपके मन में उठ रहे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको आज इस व्लॉग में देने वाले हैं। जैसे कि जब हम मोटर होम ट्रैवल करते हैं तो उसमें कॉस्टिंग कितनी आती है, वो बहुत महंगा है या बहुत इकोनॉमिकल है। जब नाइट होल्ड लेते हैं तो कैसे हम उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न कितना होता है, और हमारा ये जो मोटर होम है ये एवरेज कितना देता है, यानी कि फ्यूल कॉस्ट इसकी क्या आती है, हमारा जो फूड होता है उसके एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम आपको आज इस व्लॉग में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख के इस पूरे एपिसोड की, जितना भी हमने ट्रैवल किया उसका समरी व्लॉग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैवल कॉस्ट की। ट्रैवल कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड है, यानी कि उसमें हमारा जो फ्यूल है वो भी इंक्लूड है, हमारा जो फूड एक्सपेंडिचर हैं वो भी हैं, टोल के, मतलब सब चीज़ें जो हमने इसमें खर्च की अदर देन गिफ्ट्स एंड ऑल, मतलब वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है, आप दें नहीं दें, उन चीज़ों को अगर हटा दें तो हमारा इसमें जो टोटल खर्च आया वो था 86,500 रुपीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आप अपने घर में 2 महीना बिताते हैं, वापस से आपने अगर पिछले व्लॉग देखे हों तो आप ये जान पाएंगे कि हमने पूरा 2 महीना लद्दाख में इस मोटर होम में स्पेंड किया है और उसकी जो कॉस्टिंग है वो आई है मात्र 86,500 रुपीज़। अनबिलीवेबल शायद आपको लग रहा होगा, पर देखिए मोटर होम में इतनी कम कॉस्ट क्यों आती है। पहली चीज़, आपका जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो होता है फ्यूल, जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। ना आपका रहने का खर्च आता है, ना आपका खाने का कोई उस प्रकार का खर्च आता है जैसा कि आप होटल में या किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके मंगवाते हैं। भोजन का जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है, मैंने जो महसूस किया वो शायद कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा घर से भी कम आता है, क्योंकि घर पे जब आप रहते हैं तो बहुत प्रकार की चीज़ें, बहुत प्रकार के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी ले लो, दूध भी और दही भी, और सब कुछ हम उसमें अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करते हैं। जब हम इस प्रकार के ट्रैवल में होते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, विकल्प बहुत कम होते हैं, और जो हमारे पास साधन और विकल्प उपलब्ध होते हैं उसी में हमें अपना गुजारा करना होता है। एट टाइम्स लोग आपको फूड ऑफर करते हैं तो आप उनके साथ जो आपके मील्स हैं वो ग्रहण करते हैं। कई बार आपको जिनके यहाँ रुकते हैं वहाँ पर उनके खेत से जो सब्जियाँ इत्यादि हैं वो सब मिल जाती हैं, तो ये सब एक्सपेंडिचर आपका कट ऑफ हो जाता है। और उसके साथ आप क्योंकि बहुत ही बैलेंस डाइट लेने की स्थिति में रहते हैं, भाई बहुत ज़्यादा अटरम शटरम तेल पकौड़े ये सब तो हो नहीं पाता उतना, क्योंकि बहुत फास्ट आपको इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है। डिटेल में हम इस ब्लॉग के आगे बताएंगे फूड मैनेजमेंट में। तो यूं करके आपकी जो फूड कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। मेजर जो कॉस्ट है वो है आपकी फ्यूल की कॉस्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रैवल कॉस्ट, जो कि एक अनबिलीवेबल फिगर है शायद आपके लिए, हमारे लिए अब क्योंकि हम इसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। तो लद्दाख ट्रिप की हमारी टोटल जो है ट्रैवल कॉस्ट थी वो थी 86,500 रुपीज़। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि फ्यूल कॉस्ट, जो कि इस पूरी ट्रिप की या कोई भी आप मोटर होम ट्रिप करें उसकी सबसे मेजर कॉस्ट है। तो हमारा टोटल जो फ्यूल खर्च हुआ वो हुआ 56,000 रुपीज़ का। उसमें हमारे जो टोल लगे वो लगे 2,500 रुपीज़ अप्रॉक्स, मोर और लेस। अब टोल जो हमारे इतने कम लगे उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि पंजाब में कहीं भी हमें टोल नहीं देना पड़ा किसान आंदोलन के कारण। इसलिए जो टोल थे वो कुछ एक राजस्थान में, जम्मू में बस एक सिर्फ एंट्री टोल, पहाड़ पे पूरा कहीं टोल नहीं था। वापस जब हम लौट रहे थे तब जाके कुल्लू पे आकर एक टोल आया, तो टोल बहुत ही कम लगे, इसलिए वो हमारी कॉस्ट बहुत सेव हो गई। ये जो 56,000 रुपीज़ का जो हमारा फ्यूल लगा, लगभग 5-5.5 हज़ार किलोमीटर हमने इस पूरी यात्रा के दौरान ट्रैवल किया। अब हमारी गाड़ी का जो एवरेज आया, कई बार तो मतलब
इतना अच्छा एवरेज इस गाड़ी ने दिया। जब हमने देहरादून से अपना टैंक फुल कराया लगभग 4800 रुपये का, और वो हमें किशनगढ़ मतलब अजमेर के 30 किलोमीटर पहले तक लेकर आ गया, जो कि लगभग 650-700 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैं भी कई बार शॉकिंग महसूस किया मैंने कि यार इतना अच्छा एवरेज इस गाड़ी ने हमें दिया। That was something great, something very awesome. So altogether 56,000 rupees plus 2,500 rupees toll, 58,500 rupees is the total cost जो हमारे फ्यूल और टोल पर मिला के इस गाड़ी को चलाने में आई। गए दुकानों सजी, दुकानें सजी। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पे, जो कि है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एक कार को चलाना, एक बाइक को चलाना और एक मोटर होम को ड्राइव करना, क्या इन तीनों में फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बाइकर्स को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, जो इतने हार्ड टेरेन्स पे टू व्हील क्योंकि बाइक होती है उसको चलाना वाकई बहुत जटिल होता होगा, ऐसे मुझे महसूस होता है। मैं बाइक ड्राइव तो नहीं करता हूँ, पर हाँ, मोटर होम भी एक अलग प्रकार का सेगमेंट है, एक बल्कि सेगमेंट है। आपको बहुत स्लो स्पीड में चलना होता है। हम जो मैक्सिमम ट्रैवल करते थे वो करते थे कोई 80 से 100 किलोमीटर पहाड़ों में, उससे ज़्यादा हम इंटेंशनली नहीं चलते थे, क्योंकि आपको अपना भोजन भी बनाना होता है, आपको सब कुछ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम उसमें ट्रैवल नहीं करते थे। तो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहाड़ का है उसमें बहुत ही संयमित होकर हमने अपने मोटर होम को ड्राइव किया। बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी आईं जहां पर बहुत स्टीप ढलान थी, तो बहुत स्टीप चढ़ाई थी, तो वहां पर भी बहुत सावधानी पूर्वक मोटर होम को ड्राइव करना पड़ा। कई जगह ऐसी स्थिति आई जहां पर हमें अपने मोटर होम को बैक लेना पड़ा, एक ऐसी जगह उसको ले जाना पड़ा जैसे कि जिससे कि बाकी अन्य गाड़ियां वहां से निकल सके, क्योंकि रास्ते बहुत सकड़े थे। तो इस प्रकार का सब कुछ मिला जुला के हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो हम बहुत लकी रहे कि कहीं पर भी हमारा जो कारवां था उसने कहीं पर भी धोखा नहीं दिया हमें, कहीं पर भी वो फंसा नहीं। पर ऑल्दो मुझे लगता है कि एक 4x4 गाड़ी अगर कैरावैन के लिए हो या मोटर होम के लिए हो तो वो ज़्यादा उपयुक्त है। ऑल्दो टेम्पो ट्रैवलर भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, और ऑल टुगेदर हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका बहुत सहज रहा। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं एक एसयूवी ड्राइव करता हूँ और इतने बड़े सेगमेंट पे मैं इसको चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा संयम। एक्चुअली एसयूवी की अपनी एक स्पीड होती है, उतनी स्पीड मोटर होम की नहीं बन पाती है। आपको गड्ढों में, ब्रेकर्स पे, एडवर्स जो सड़क होते हैं, रास्ते होते हैं, वहाँ पे बहुत ही धीमे इसको निकालना होता है, क्योंकि इतना सारा सामान आपके साथ होता है। ऊपर वाटर टैंक होता है, नीचे ब्लैक वाटर टैंक होता है, इन सब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग प्रकार की होती है। तो बहुत ही संयमित रह के मोटर होम को ड्राइव करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एंड यू विल एंजॉय द नेचर। अब आते हैं एक और मेजर कंसर्न पे, जो कि है स्टे नाइट होल्ड सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न। ये एक बहुत बड़ा विषय है जो मोटर होम ट्रैवल में अभी भारत में एक लिमिटेशन है, क्योंकि आरवी ग्राउंड्स नहीं है, कैंपिंग ग्राउंड्स नहीं है, आरवी पार्क्स नहीं है। क्या करें भाई खोजना पड़ेगा नई नई जगह, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न की जहाँ तक बात रही, तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाता है, वो ना आप स्मेल कर पाते हैं कि यार ये जगह मेरे लिए ठीक है, यहाँ पर मैं रुक सकता हूँ। तो हमने जो किया, जहाँ पर हम बिल्कुल अनजान जगह थी, वहाँ लोकल जो परिवार हमें दिखते थे, परिवारों में जाकर बात करते थे। कई सारे परिवार ऐसे मिले जिन्होंने अपने ग्राउंड्स थे वो उपलब्ध कराए हमें नाइट स्टे के लिए, जहाँ पर हमें ऐसा लगा जैसे सोनमर्ग हो गया, या फिर कश्मीर से जब हम निकले तो वहाँ पर जो आर्मी के छोटे मोटे कैंप्स होते थे, कोई लोकल पुलिस स्टेशन होता था, उनसे हम कोऑर्डिनेट करते थे और फिर वहाँ पर हम जाकर कैंप करने की कोशिश करते थे। सो दैट्स हाउ अभी भारत में हम इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। जब तक कैंपिंग ग्राउंड्स डेवलप नहीं होते तब तक यही एक विकल्प है मुझे लगता है।
और कोई नया विकल्प आप भी सोच सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि यही एक विकल्प है, पर फिलहाल हम इस विकल्प के साथ अपनी वैन लाइफ को मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नाइट होल्ड एंड स्टे। बाकी तो अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना होता है, नए नए परिवारों के बारे में जानने को मिलता है, और ये आपको अवसर देता है नई सभ्यता संस्कृति को जानने और सीखने का। तो ऑल टुगेदर वी आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ स्टे राइट नाउ इन इंडिया। आगे जब कैंपिंग ग्राउंड डेवलप होंगे तो और अच्छे विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे। इसी आशा के साथ हमें लगता है कि मोटर होम कल्चर भारत में और अधिक विकसित होगा। हमारी गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब हमारी गाड़ी कहीं बोल तो नहीं गई भाई इतनी चढ़ाई चढ़नी थी और जवाब दे दिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं चढ़ सकती। एक जगह ऐसा हुआ चांगला पास पे जहाँ पर हमारी गाड़ी गर्म हो गई, पर जब हमने आगे जाके जो मोटो एक्सपर्ट थे या फिर मैकेनिक थे उनको दिखाया तो उन्होंने बताया भैया चांगला पास पे ऑक्सीजन बहुत कम है, आपकी गाड़ी की कोई गलती नहीं है, ऑक्सीजन आपको भी कम मिलेगा, आप भी बहुत जल्दी थक जाओगे। इसलिए हमारी गाड़ी वहाँ पर गर्म हो गई थी, इसलिए हमें कुछ देर वहाँ पर होल्ड भी करना पड़ा। पर अदर देन दैट हमारी गाड़ी ने कहीं पर भी कितनी स्टीप चढ़ाई हो, टेम्पो ट्रैवलर 2.6 2600 सीसी का इसका इंजन है, तो बहुत पावरफुल इंजन है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इंजन ने जवाब दे दिया हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो अभी मैं कहूँगा मोटर होम बनाने के लिए भारत में उपलब्ध है। ऑल्दो इट इज़ नॉट 4x4, तो आप कहीं ऑफ रोड लेके जाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको लेके जाएं, क्योंकि अगर ये गाड़ी फंस गई तो निकलना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हील बेस अभी इसका बहुत छोटा है जो है 15 इंच। तो ऑल टुगेदर पर अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, in terms of everything, in terms of driving, it is a very good vehicle right now. अब आता है फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। इन तीनों का नियोजन हम किस प्रकार करते हैं। देखिए जो भोजन है वो उसमें से अधिकतर रॉ मटेरियल हम घर से साथ लेके चले थे, और जब हम भोजन बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो भी व्यंजन हम पका रहे हैं वो कम समय ले और पौष्टिक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको अन्य चीज़ों से मिल नहीं पाता। तो दलिया हो गए, ओट्स हो गए, इस प्रकार की चीज़ें हम अपने जो दैनिक भोजन है उसमें अधिक से अधिक शामिल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। और बहुत सारी जगह आपको फूड जो है वो लोग ऑफ़र करते हैं, तो वहाँ उस माध्यम से आप लोकल जो फूड होता है उसका भी आनंद ले पाते हैं। कोशिश करते थे हम कि शाम होने से पहले पहले हम अपना जो फूड है उसको पका लें, बना लें, ग्रहण कर लें, जिससे कि फिर रात में हमें थोड़ा सा समय मिल पाए, हम अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ। क्योंकि नाइट एम्बियंस, नाइट लाइफ जो होती है उसका अपना एक अलग आनंद होता है नदी किनारे या फिर अन्य स्थानों पे। तो भोजन को लेकर हम लगभग रात्रि में तो बहुत जल्दी अपना भोजन बना लेते थे। सुबह नाश्ता करने की बजाय हम सीधे 11 बजे भोजन कर लेते थे। तो 11 बजे आपने भोजन किया, सुबह मतलब चाय के साथ हल्का फुल्का आहार ले लिया, फिर 11 बजे आपने भोजन किया और आप निकल गए, अपनी यात्रा शुरू कर ली। फिर आप जहाँ होल्ड ले रहे हैं वहाँ पर सीधे भोजन बनाया और आपने अपनी किचन को 6-7 बजे तक वाइंड अप कर दिया, क्योंकि भोजन बनाना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद जो बर्तन इत्यादि होते हैं उन सब चीज़ों को साफ करके ठीक स्थान पे लगा के रात को पूरी पेंट्री को आपको वाइंड अप करके ही सोना होता है। क्योंकि एक अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन पे आप सब चीज़ें बिखेर के नहीं रख सकते, आपको अपनी गाड़ी को समेटना होगा। मान लीजिए रात को कोई जानवर आता है, कुत्ता, बिल्ली, कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो फिर वो आपकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगा। तो ऐसा करके हम अपने भोजन के बनाने का नियोजन इस पूरी ट्रिप में हमने किया। अब दो मुख्य चीज़ें, अन्य मुख्य चीज़ें, एक है पानी और एक है बिजली। देखिए पानी, जो पीने का पानी था वो हमने लगभग पूरे रास्ते, जैसे ही पहाड़ शुरू हो गए तो हमने चश्मे का पानी इस्तेमाल किया। चश्मा बोलते हैं जो पत्थरों के बीच से होता हुआ एकदम शुद्ध शीतल जल आता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि भाई वो पानी साफ़ है, नहीं है,
पर मुझे लगता है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मिनरल वाटर, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, मिनरल्स उसमें मिले हुए होते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा सूट किया, सभी को, मुझे नहीं, मतलब बच्चों तक को बहुत अच्छा सूट किया। अगर आपको सूट करे तो आप भी उसको ग्रहण करें। बहुत ही स्वच्छ और एक्चुअल जिसको हम बोलते हैं मिनरल वाटर, वो होता है, और पूरे रास्ते हमने पीने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल किया। अदर देन दैट, ऊपर हमारी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी गाड़ी के नीचे जो आधा HP का पंप लगा है, उसी से हम उस चश्मे के पानी को कनेक्ट करते थे और उसको ऊपर वाटर टैंक पे चढ़ा लेते थे, जिससे कि हमारे पीने के अतिरिक्त जो अन्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो सके। कोशिश करते थे कि हम किसी वाटर सोर्स के आसपास अपना नाइट होल्ड लें जहाँ पर संभव हो सके, जिससे कि हमारे सुबह के, मान लीजिए कपड़े धोने हैं आपको बर्तन इत्यादि धोने, तो वहाँ पर उन आवश्यकताओं के लिए आप उस फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार करके हमने लगभग अपनी पानी और भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया। बिजली जो है वो जब हमारी गाड़ी, अब तो ऑल्दो हमने सोलर इंस्टॉल कर लिया तो बहुत ही ईजी हो चुके हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को लेके, पर उस वक्त तक हमारी गाड़ी पे सोलर नहीं था, तो जो अल्टरनेटर से हमारी जो बैटरीज चार्ज होती हैं उससे हमारी जो बिजली की समस्त आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होती थी। बिजली की आवश्यकता में क्या होता है, कैमरे की बैटरी चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, इत्यादि इत्यादि छोटी मोटी चीज़ें, बहुत अधिक आवश्यकताओं को आप निर्मित नहीं करते हैं क्योंकि उनकी पूर्ति करना कठिन हो जाता है। और जो बेसिक चीज़ आप मोटर होम लाइफ में सीख पाते हैं वो है कि कितनी कम साधनों के साथ अपने जीवन को आप ढाल सकते हैं, आप पानी कैसे बचा सकते हैं, आप बिजली कैसे बचा सकते हैं, और इसका आपके जो दैनिक जीवन है, जो आपके घरेलू घर में जब आप आ जाते हैं तब आप जो जीवन व्यतीत करते हैं उस पर भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने भोजन, पानी और बिजली का नियोजन अपनी इस पूरी ट्रिप में करने का प्रयास किया। एक और मुख्य प्रश्न कि क्या मोटर होम ट्रैवल और अन्य साधनों से हम जो ट्रैवल करते हैं उसमें से कौन सा बेहतर होता है। देखिए, सभी प्रकार के ट्रैवल का अपना अलग अलग आनंद होता है। जब आप होटल ऑप्ट करके अपने ट्रैवल को पूर्ण करते हैं, टैक्सी हायर करते हैं, वो एक अलग प्रकार की लग्जरी फील और कंफर्ट आपको देता है। जब आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का फील देता है। और इसी प्रकार का मोटर होम ट्रैवल बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। आप ऐसी जगहों पे ये आपको स्वतंत्रता देता है, ऐसे स्थानों पर रुकने की जहाँ पर शायद आपको देख के लगता हो यार कितनी खूबसूरत जगह है, पर क्योंकि आपको आगे होटल में कहीं जाना है, चेक इन करना है, तो रुकने का बहुत ज़्यादा देर वहाँ ऑप्शन होता नहीं है। तो ऐसे स्थानों पे आप नाइट होल्ड ले पाएँ, आप घंटों रुक पाएँ, ये स्वतंत्रता आपको मोटर होम लाइफ में मिलती है। तो इसको किसी लग्जरी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। कई बार मैं ऐसा कहता हूँ कि हम मून टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि चांद पे जाके कुछ समय, कुछ दिन बिताए जाए। जो एक हमारे विश्व का अर्थ संपन्न वर्ग है वो वहाँ पर जाने के लिए आवेदन करता है, तो वहाँ पर उनको कोई रिजॉर्ट्स नहीं मिलने वाले, होटल्स नहीं मिलने वाले, बहुत आलीशान कुछ नहीं सा मिलने वाला है। पर जो चांद पे रहने का फील है, जो चांद पे कुछ समय बिताने का फील है, वो तो चांद पे जाने के बाद ही पता लग सकता है। उसी प्रकार जो मोटर होम लाइफ का फील है उसको आप किसी लग्जरी से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंफर्ट उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। जब आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, तभी आप अनुभव कर पाएंगे कि आरवी लाइफ, वैन लाइफ, मोटर होम लाइफ क्या है। तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एनी अदर मीन, मतलब सबका अपना अलग अलग आनंद है। उसी प्रकार से आरवी लाइफ को भी आप कभी एंजॉय करके देखिए, कभी फील करके देखिए, ये आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। तो ओवरऑल हमारे लिए ये जर्नी बहुत ही यादगार रही, क्योंकि मोटर होम में लेह लद्दाख का हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था। बहुत सारी फेवरेबल सिचुएशंस भी आई जहां समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। कुछ एक एडवर्स सिचुएशन भी आई, जो चैलेंजेस थे, हमने उन चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से फेस करने का प्रयास किया, उससे ओवरकम करने का प्रयास किया। और मुझे लगता है चाहे वो सात्विक, अवनी, हमारी श्रीमती जी, मैं, माता जी, कोई भी हो,
ईच ऑफ अस enjoyed दिस जर्नी लाइक एनीथिंग। माता जी का बीच में क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए बहुत लंबे समय तक वो हमारी इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर जितना भी किया ऑल ऑफ अस enjoyed दिस ट्रिप लाइक एनीथिंग। और मुझे लगता है वैन लाइफ है, और क्या कहें, बस शब्दों में क्या बयां करें। आप खुद सब देख पाते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं उनको हम छोटे छोटे व्लॉग्स के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं, तो आपको देखकर अच्छा लगता है, हमें इस लाइफ को बिताकर अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ और अन्य व्लॉग्स के साथ, जर्नीज़ के साथ नेक्स्ट हमारी जो ट्रिप है, हम राजस्थान निकलने वाले हैं। राजस्थान में जो स्पेशली जो ग्रामीण अंचल है उनको हम टच करने का प्रयास करेंगे, वहाँ के जीवन को हम भी अनुभव करेंगे, आपको भी, आपके साथ भी उसे साझा करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। वैन लाइफ के कुछ और अच्छे अनुभवों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, ठीक ठाक लगी हो तो ज़रूर इस पे कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा कारवां का सफ़र आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव आपको मिले इसको देखने से। फिर कुछ और नए फ़लसफ़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपने मित्र, हमारे पूरे परिवार को दीजिए इजाज़त, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।